मीडिया को भी कब्रिस्तान से बाहर कर दिया गया। अतीक अशरफ का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। बड़ी जानकारी यह है कि अतीक अशरफ का पोस्टमार्टम खत्म हो गया। किसी भी वक्त अशरफ और अतीक की डेड बॉडी यहां से ले जाई जा सकती है कसारी मसारी कब्रिस्तान में। वहां कब्र खोद ली गई है, जनरेटर्स और लाइट्स लगा दी गई हैं ताकि अंधेरा होने पर भी शव को सुपुर्द खाक यानी दफन करने में कोई दिक्कत ना हो। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारी संख्या में यहां पुलिस दिख रही है। और ये देखिए एम्बुलेंस, आप देखिए उसको आगे एस्कॉर्ट करके पुलिस की गाड़ी लेकर वहां मौजूद है। पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक अशरफ की जो डेड बॉडी है वो अब किसी भी वक्त यहां से लेकर कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाई जा सकती है। 2 दिन पहले अतीक के बेटे असद का जहां सुपुर्द खाक किया गया था उसी के ठीक बगल में अशरफ और अतीक को भी दफनाया जाएगा। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जानकारी है कि अतीक के कुछ रिश्तेदार हैं, वो डेड बॉडी क्लेम करने पहुंच रहे हैं और जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करने के बाद उनको बॉडी सौंपी जाएगी और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार होगा। मिट्टी में दफन किया जाएगा इनको और वहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है क्योंकि जो आसपास का इलाका है अटाला करेली जो इलाका जहां से अतीक बिलोंग करता है चकिया का और कसारी मसारी का ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है और कुछ अतीक के जानने पहचानने वाले यहाँ पर लोग भी हैं, उसका समर्थन वक्त वक्त पर करते रहते हैं। असद के एनकाउंटर पर भी ऐसे लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। तो शांति व्यवस्था में कोई दखल ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई चुनौती पेश ना आए, इस वजह से भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी तैनात है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब खबर के लिए निशान बनाया जा रहा था। जानू खान ने ही असद की खबर खोदी थी और अतीक के परिवार के जो कुछ और लोग दफन हैं उनकी खबर खोदने का काम भी इसी जानू खान ने किया था। पारंपरिक तौर पर इनका परिवार यही काम करता रहा है। इनके पिताजी ने भी अतीक के कुछ और पुरखों की भी खबर खोदी थी इसी इलाके में, ऐसा ये क्लेम कर रहे थे। तो जानकारी है कि पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। कब्रिस्तान के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और किसी भी वक्त वहां से डेड बॉडी जो है वो कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच सकती है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहां भीड़ इकट्ठा ना हो, शांतिपूर्वक सब कुछ संपन्न हो। और ये चुनौती इस वजह से क्योंकि प्रयागराज का थोड़ा सा इतिहास ऐसा रहा है, चाहे वो CAA NRC को लेकर प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए या विवादित टिप्पणी को लेकर जब वहां हिंसा हुई थी इसी स्पेसिफिक इलाके में अटाला करेली में ही खूब आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल काटा गया था। तो पुलिस जानती है कि यहाँ दिक्कत कितनी हो सकती है, क्या चुनौतियां आ सकती हैं और यही वजह है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। दूसरा बड़ा मामला ये भी है कि इससे पहले भी चाहे उमेश पाल की हत्या की बात हो या कल अतीक और अशरफ की हत्या, 50 दिन में 2 ऐसी घटनाएं ऐसी हुई जिससे सीधे पुलिस प्रयागराज की सवालों के घेरे में है। और संविधान विशेषज्ञ आदेश अग्रवाल जी हमारे साथ कनेक्ट। आदेश जी, आयोग का गठन किया गया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आयोग की, किन किन पहलुओं पर जांच की जाएगी? ये सबसे पहले पब्लिक को नोटिस दिया जाएगा कि जो भी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानता है, कैसे क्या हुआ, कौन कहाँ रहते थे, ये सारी चीजों का कि ये नोटिस दिया जाए। इस कत्ल के बारे में किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो इस जो जुडिशियल कमीशन है उसके सामने वो अपने फैक्ट्स को पेश करें। और 2 महीने का टाइम दिया गया है, परंतु मुझे लगता है कि 2 महीने में अगर हमको प्रॉपर नोटिस देना है और जो कोई ये भी हो सकता है कि जिनके ये डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, उनके परिवार वाले भी जो गवाहों को तलब करना चाहें, पुलिस वालों को बुलाकर उनसे क्रॉस एग्जामिन करना चाहें तो ज्यादा टाइम लग सकता है। क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि अतीक के परिवार के जो ज्यादातर लोग हैं या तो वो फरार हैं या फिर वो जेल में बंद हैं, ऐसी स्थिति में क्या कायदा कहता है सर? मतलब फिर आम पब्लिक अगर कोई किसी तरीके का कोई अगर वो ये देखते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही है, क्योंकि साथ में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक अलग चलेगी। ये जुडिशियल जो कमीशन है ये और चीजों पे अभी इसके बारे में गवर्नमेंट को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं
वो क्लियर करना पड़ेगा कि ये कमीशन जो है किन पहलुओं पर देखेगा। कमीशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ये इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का होता है। हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं क्या पहलू था, परंतु इसके बेस पर हमारे जो ये कमीशन जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी को चेयरमैन बनाया गया है, एक आईपीएस को उनके असिस्टेंस के लिए मेंबर बनाया गया और एक डिस्ट्रिक्ट जज को बनाया गया। उनका काम इंफॉर्मेशन गैदर करके कि किन हालात में क्या हुआ वो सरकार को उन्होंने रिपोर्ट देनी है। जहां तक मर्डर का जो ये है वो पुलिस को काम करना है, और हो सकता है कि जो सरकार है, क्षेत्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करें, क्योंकि जहां पुलिस की कस्टडी में मर्डर हुआ है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि इसकी स्टेट गवर्नमेंट से बाहर बिल्कुल सेंट्रल एजेंसी जांच करे ताकि सरकार भी अपने आरोपों को लेकर जवाब दे सके। एलन राव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। राव सर, क्या देखते हैं, क्या एक बेसिक जो सुरक्षा को लेकर एसओपी होनी चाहिए थी उसका पालन हुआ नहीं हुआ, इतनी बड़ी चूक का कारण क्या देख रहे हैं? देखिए, कल का जो इंसिडेंट है दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को खबर भी थी कि इसको जान को खतरा हो सकता है, इनके अपराध उनके विरोधियों से भी हो सकता है, और ये भी इंफॉर्मेशन थी कि इसको कोई छुड़ाने की कोशिश में भी कोई गोलीबारी चला सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस इनपुट के अलावा इसने खुद भी ये कहा था कि मुझे जान का खतरा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को इसमें एक्स्ट्रा कॉशियस तरीके से इसको रखना था कस्टडी में, और कस्टडी के दौरान कहीं भी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी पुख्ता इंतजाम के साथ किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि अगर 17 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड किए तो इसका मतलब करीब 17 आदमी के साथ साथ ये साथ में ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे थे वहां पर हॉस्पिटल में, तो ये संख्या तो कम नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि वो सब अलर्ट थे कि नहीं थे। नंबर 2, जो इनके पास पहुंचे हैं, जिनको किलर्स को मैं कहता हूं कैसे अप्रोच कर पाए हैं, तो क्या तो उसकी संवाददाताओं की ड्रेस में थे या उनके साथ में माइक थे, ये सारी चीज देखने के लिए पुलिस की ये ड्यूटी की स्क्रीनिंग करते हैं, उनको देखते हैं कोई, क्योंकि खतरे की संभावना पहले से थी। बिल्कुल, वो और खतरे का जिक्र खुद यूपी पुलिस कर चुकी थी, यूपी पुलिस भी कर चुकी है। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो वो सारी चीज देखते हुए थोड़ा सा इसमें मैं समझता हूँ लापरवाही, और इसी वजह से 17 पुलिस अफसर को सस्पेंड किया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि प्रयागराज के कमिश्नर को भी इसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बात तो रही है पुलिस की तरफ से जो भी कुछ थोड़ी बहुत रही है। दूसरी एक मैं ये और बताना चाह रहा हूँ कि ये इंसिडेंट तो एक नया इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं पूरे देश में। अगर आप इसको सर्वे करें या आंकड़ा इकट्ठा करें तो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में तो मेरी जानकारी में है कि बहुत से लोगों को, कई अपराधियों को, जो दुर्दांत अपराधियों को कस्टडी में जेल से ले जाते हुए कोर्ट में ले जाते हुए, इवन कोर्ट के अंदर भी बहुत प्रीमाइसेस में एक बब्बू बिल्कुल इस तरह की घटनाएं हुई है। लेकिन कोइंसिडेंस ये रहा है कि दोनों ही घटनाओं के फुटेजेस ऐसे सामने आए जो बहुत डर पैदा करने वाले हैं लोगों के जहन में। एक ही शहर से हैं और एक ही कमिश्नरेट से हैं। ये आम जनता के दिमाग में ये थोड़ा सा भय जरूर का भय कि क्या कानून व्यवस्था की ऐसे कोई किसी को अब कस्टडी में होते हुए तो मार सकता है, तो ये पब्लिक के दिमाग में थोड़ा सा अस्पष्टनेस है। और मैं समझता हूँ कि ये जायज भी है कि लोगों को ये डर लग रहा होगा कि देखो ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो देखिए किसी के कर्म आगे आते हैं। इन्होंने राव सर एक और थियरी दी जा रही, पॉलिटिकल थियरी है, उस पर नाम नहीं ले रहा मैं इसीलिए क्योंकि आपकी बाध्यता होगी, शायद आप बोले ना बोले, लेकिन उस पर ये कहा गया कि वहां मीडिया के लोग थे और इस वजह से काउंटर कार्रवाई नहीं की गई। कहीं मीडिया के लोगों को लग सकता था, कैमरा पर्सन थे, रिपोर्टर्स थे, इस वजह से हमने गोली नहीं चलाई, उन्होंने सरेंडर तो कर ही दिया था। इस थियरी में दम कितना है? काउंटर कार्रवाई के लिए हमारे जवान कितने वहां पर अलर्ट रहते हैं? क्या ट्रेनिंग का प्रोसेस है? क्योंकि दिल्ली में इस तरह की घटना जब मुझे याद है एक कोर्ट में हुई थी, तुरंत वहां पर कार्रवाई हुई, 2 आरोपी तुरंत ढेर हो गए। यस तो ये आप रोहिणी कोर्ट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये मैं बता दूं बात आपको कि जब कोई अपराधी ऐसा कोई कृत्य करता है, जघन्य अपराध करता है, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है और वो
सरेंडर कर देता है, यानी हाथ ऊपर खड़े कर देता है, तो फिर उसको पुलिस मार नहीं सकती, क्योंकि वो रिटेलिएट नहीं कर रहे थे। यानी पुलिस पार्टी को जो पकड़ने वाले थे उनको, उनके लिए कोई ये नहीं कर रहे थे कि उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। अगर उनके ऊपर भी अटैक करते या एम करके गोली चलाने की कोशिश करते तब डेफिनेटली पुलिस उनको एनकाउंटर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था। जो कोई सरेंडर कर देता उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते। नंबर 2, अगर गोली उस सरेंडर करने से पहले भी अगर चलाते तो निश्चित रूप से वहां पर मीडिया कर्मी थे, पब्लिक के लोग भी आसपास कहीं हो सकते हैं, गोली कहीं भी निशाना चूक कर। लेकिन सर ट्रेनिंग तो ऐसी होनी चाहिए ना कि भीड़ में भी अगर कोई किसी वीवीआईपी को, फर्ज कर लीजिए अतीक एक दुर्दांत अपराधी था, लेकिन उसकी सुरक्षा तो सुरक्षा ही थी, कोई वीवीआईपी वहां था, वहां पर भी मीडिया के लोग होते, वहां पर भी अपराधी होता, तो क्या फिर वही लॉजिक वहां अप्लाई नहीं किया जा सकता था कि लोगों को गोली लग सकती थी, इसलिए वीवीआईपी की सुरक्षा नहीं हो पाई? नहीं, ऐसा नहीं है। वीवीआईपी की सुरक्षा अलग तरीके से होती है और यहाँ पर अपराधी को ले जाने की थोड़ी सी ट्रेनिंग अलग है। और दूसरा, नो डाउट कि पुलिस को इतनी प्रैक्टिस होती है, पुलिस को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली अगर चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कोई और इनोसेंट आदमी को ना लगे, जहाँ पर गोली का एम हो वहीं तो गोली लगे। ये डेफिनेटली होता है ये, लेकिन यहाँ पर गोली चलाने की जरूरत इससे नहीं पड़ी कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था और इससे पुलिस से गोली नहीं, मेरा गोली चलाने वाला सवाल नहीं, मेरा सवाल ये रिएक्शन टाइम का, 10-15 सेकंड में सारी घटना पूरी हो गई, उस वक्त रिएक्ट करना कितना जरूरी था? ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से सारा तो हुआ है ना। हाँ। वो आए जब तक आए और जब तक उससे बात कर रहे थे तब तक तो कोई पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है, और उसके बाद तुरंत 10 ये मेरे ख्याल से 7 सेकंड की इंसिडेंट है या 2 सेकंड की या थोड़ा सा 3-4-5 सेकंड का में तो सारा कुछ हो गया। इतने में तो पुलिस अफसर अपना वेपन निकालने भी नहीं सकते और उसके बाद तुरंत उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इसलिए रिएक्शन टाइम में गोली चलाना संभव नहीं था, रिएक्शन टाइम कम था। और दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसी इंसिडेंट, चाहे पुलिस ऑफिसर है चाहे पब्लिक है, खासतौर से पुलिस ऑफिसर, तो अनएक्सपेक्टेड जो बात होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस कस्टडी में कोई मार सकता है, यानी कि कोई अनइमेजिनेशन बात थी। ऐसा कुछ होता तो हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो जितने मेंटली प्रिपेयर नहीं हो या फिजिकली इतने ज्यादा अलर्ट नहीं हो कि वो गोली अपना वेपन जो होता है, होस्टर में वेपन होता है, हमेशा पुलिस ऑफिसर के हाथ में वेपन नहीं होता है, उसके जो रखने का जगह होती है वहां पे वेपन होता है और वो उसको वेपन को निकालने में भी थोड़ा टाइम लगता है। जितना टाइम लगाया होगा उन्होंने या निकाला होगा तब तक उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, सरेंडर कर दिया, उसके बाद वो मारना उचित नहीं समझा। अग्रवाल जी, क्या बेसिक फर्क है, आम जनता कैसे समझे कि एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और एक तरफ जो कमेटी है वो अपनी जांच पड़ताल करेगी? आप उसे आसान भाषा में समझा रहे कि वो अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम करती है कमेटी, जो तथ्य उसके सामने आएंगे उसे पेश करती है। अग्रवाल जी, इंफॉर्मेशन गैदर भी नहीं, ये ज्यादातर कोई कॉन्स्पिरेसी है, इसमें जो नेग्लिजेंस पुलिस ऑफिसर्स की क्या है ये इस एस्पेक्ट पे देखेगी, क्योंकि हमने एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन भी हमने कोर्ट्स को और गवर्नमेंट को कहा है, हम जुडिशियल ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नहीं बना सकते। हमको हेलो 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 अग्रवाल जी, आवाज में लेके आपको अब आ रही है जी सर, प्लीज। हम जो है जजेज को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमने बना दिया तो कल को उन्हीं को जो है कोर्ट के अंदर उनको क्रॉस एग्जामिन करा जाएगा। इनका काम है कि अपनी भारी के तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं होगी वो वाली अपनी रिपोर्ट दे सरकार को और सरकार उस पर एक्शन ले, जैसे कि इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई मुलजिम को पेश करना है उसका सारा मूवमेंट जो है और इस तरीके के मुलजिम को उसका वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ये कोर्ट्स की और पुलिस की डायरेक्शंस होती हैं, जो इस तरीके के कैदी हैं उनके आगे जो है सारा मूवमेंट उनका रिकॉर्डेड होना चाहिए। और ये बात राव साहब ने जो कही कि पुलिस वालों को ये ड्यूटी होती है कि मुलजिम को जिंदा पकड़ना है, अगर वो मार दें तो ये नहीं पता चल सकता कि वो किसके भेजे हुए थे, उनका पर्पज क्या था। इन्वेस्टिगेशन में मर्डर हुआ ये सबको पता है, मर्डर किसने किया ये भी पता है, परंतु पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कड़ी एक बनानी पड़ती है, मंजरिया दिखाना पड़ता है कौन इस कॉन्स्पिरेसी में, उसको कवर करने के लिए मुलजिमों को जिंदा पकड़ना होता है। ये इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको मारना ना पड़े और अगर गोली भी चलानी पड़े तो पैरों पे मारे, ये नहीं कि हार्ट के ऊपर मार दें। ये तो जो जिसको कत्ल करना है उनके लिए होता है कि हार्ट पे मारना है या गर्दन पे मारना है।
ठीक है। शैलेंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है राव सर। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या ये भी ऑप्शन था पुलिस के पास कि वो मेडिकल कराने अस्पताल ले जाने की बजाय मेडिकल टीम को स्टेशन बुला सकती थी, धूमनगंज थाने बुला सकती थी? मुख्तार के केस में ऐसा कहा जा रहा है कि पहले पुलिस कर चुकी है। वो गलत है, ये ऑप्शन नहीं होता है। नहीं, वहाँ क्या है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जेल में जमा कराने से पहले जेल को सर्टिफिकेट चाहिए कि जो आदमी आया है, जो मुलजिम चाहे कोर्ट के हियरिंग से आया है या और कहीं से बाहर से, बल्कि पुलिस पकड़ के लेकर आई है, तो उसके अंदर जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट ये दे देते हैं कि इसके पास क्या क्या पूरा, तो जो मेडिकल टीम सर्टिफाई करती, क्या वो थाने जाकर सर्टिफाई नहीं कर सकती है? नहीं, कई बार मेडिकली जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, हाँ। वो भी देखने पड़ते हैं। हर चीज आप थर्मामीटर लगा के नहीं देखना होता आपको। राव सर कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं। राव सर बता रहा था इसमें कि आपने पूछा था कि क्या मेडिकल कराने के लिए मेडिकल ऑफिसर को वहाँ पे बुलाया जा सकता था। ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है किसी आदमी को ले जाने की, या बीमार है या उसके चल नहीं सकता या कोई ऐसी स्थिति में तब कोई हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मली क्योंकि मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल में होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट वही होते हैं। मान लो कहीं चेकिंग करना या कोई और टेस्टिंग करना होगा उसको, तो वो कहाँ से वापस करेंगे, मशीनें थोड़ी लेके जा सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन बहुत एक्सेप्शनल केसेस, जैसे आपने बताया अंसारी के केस में कुछ हुआ होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन नहीं, उस समय वो व्हील चेयर पर भी था। एक हो सकता है एक्सेप्शन का रीजन ही हो सकता है। बता रहा हूँ, वो व्हील चेयर पर था, इससे संभव नहीं हुआ होगा। और ये एक मैंडेटरी होता है, जो कस्टडी के दौरान आदमी को रखते हैं तो 48 आवर्स में एक बार मेडिकल कराना उसका जरूरी है। ये कोर्ट के आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जब कस्टडी में रहेगा तो हर 48 पेशी से पहले, पेशी के बाद भी ये आदेश है। ये करेंगे ताकि ये इस बात को रूल आउट किया जा सके कि उसके साथ में कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा है या मारपीट तो नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सब किया जाता है। शैलेंद्र जी लगातार बीमार थे। हाँ, राव सर लौटते हैं। शैलेंद्र जी, लगातार राजनीति हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने असद के एनकाउंटर पर भी मुस्लिम कार्ड खेला, इस पर भी वही कार्ड वो खेल रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास एक ऐसा मुद्दा है जो पुलिस की लापरवाही से बना है और सरकार उस कानून व्यवस्था वाले मॉडल को लेकर सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर उसको जनता का समर्थन मिला था। शैलेंद्र जी। हेलो, आप सुन पा रहे सर? सुन रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सरकार जिस कानून व्यवस्था वाले मॉडल को लेकर जीती थी 2022 में, उसी कानून व्यवस्था वाले मॉडल को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि पुलिसिया लापरवाही या जो भी कह लीजिए, उस वजह से विपक्ष के पास एक बना बनाया बड़ा मुद्दा है। नहीं, देखिए बात सही है। अभी कुछ जो वारदात हुए हैं लगातार, जैसे अभी उमेश पाल का हुआ, जिस तरह तो साहस रूप से मारा गया, और अभी कल अतीक को और उनके भाई को मशरफ को मारा गया। ये बात सही है कि आजकल के समय में जो साहस बहुत लोग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, जैसा आपको बताया कि जब तक बड़े पे एक्शन नहीं होता है कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक शासन में शब्द बोला जाता है कि शासन का एक बाल होना चाहिए कि लोग क्राइम न करें। और ये सही है कि इस बीच में जो एक्शन हुए हैं बड़े बड़े लोगों पे, चाहे संपत्ति जब्ती हुई है या एनकाउंटर हुआ या बड़े बड़े लोग जेल भेजे गए, लेकिन कल जो वारदात हुई है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस कस्टडी में इस तरह से हो सकता है। क्योंकि अक्सर माना जाता, हम लोग भी पुलिस कस्टडी में जब थे, सर्विस में लेके जाते थे और उसमें पूरी सुरक्षा रहती थी, अपना लेके गाड़ी में जाते थे और इतना क्रिमिनल नहीं करता था। लेकिन कोई आजकल जो जैसे बता रहे कि आप लोग पहले पत्रकार लोग, आप लोग आते थे, गिने चुने रहते थे, जिनको हम लोग जानते थे वही आते थे। अब सोशल मीडिया के इस युग में आपने देखा होगा कि एक कैमरा, मतलब मोबाइल फोन लेके और अपना जो भी है उसका है माइक लेके पहुंच जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए तत्काल जज करना कि कौन कैसा है, ना इतना समय होता है। ये बड़ी कठिन चुनौती होती है जो मौके पे होता है पुलिस अधिकारी। सर, आप भी तो सर्विस में रहे होंगे, इस तरह की चीजों से डील किया होगा, कैसे डील किया? और खास करके इतना दुर्दांत अपराधी अगर साथ में हो। शैलेंद्र जी। हेलो, सुन पा रहे आप? हाँ बताएं जी। मेरा सवाल यही था कि आपने भी इस तरह की चीजों से डील किया होगा, कैसे डील किया था? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने डील किया है। जैसे वज्रवाहन में लेके जाते थे, वज्रवाहन पूरा सेफ होता है, आप भी जानते हैं। इवन
मुझे भी जब अरेस्ट कराया गया था पिछले शासन कालों में तो वज्रवाहन में लेके लोग गए थे। तो थोड़ी सी यहाँ चूक हुई है कि वज्रवाहन नहीं था, ये बात सही है। उसमें आपको देखा होगा कि पुलिस थाने में ले जाते हैं वज्रवाहन में और गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मेडिकल के लिए लेके जाते हैं। मुझे ही लखनऊ में जब अरेस्ट किया गया था वज्रवाहन लेके और तत्काल घुमाते उमाते इधर उधर, फिर सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में मुझे दाखिल कराया गया। लोगों में आक्रोश था, बात सही है कि इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन पुलिस को ये सुरक्षा का तो इतनी थोड़ी सी चूक वहां दिखाई दी है। लेकिन कभी कभी होता है ना, जैसे पुलिस ओवर कॉन्फिडेंस, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम इनको लेके चले जाएंगे और कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन चूक हो गई है। राव सर, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं, जिन कायदों का पालन करना चाहिए था, उसको लेकर थोड़ी सी जागरूकता की कमी दिखी है या इतना अनएक्सपेक्टेड था जिसके लिए यूपी पुलिस तैयार ही नहीं थी? देखिए, ये पूरा स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि जब भी किसी अभियुक्त को लेके जाते हैं उसको प्रॉपर गार्ड होगा, उसके साथ में जितने रिक्वायर्ड आदमी है, मान लो 2 आदमी को लेके जा रहे हैं तो कम से कम 4 आदमी वेपन वाले, ओपन बड़े वेपन वाले, 4 आदमी छोटे वेपन वाले, उसके 2 आगे 2 पीछे 2 साइड में, दोनों साइडों में लेके चलेंगे, ये उनका होता है। उसके अलावा एक सेकेंड राउंड होता है जो कि दूसरा राउंड है। मान लो पहले राउंड के साथ में कुछ अनहोनी हो गई है तो दूसरा राउंड उसको कवर देगा। एक तो कवरिंग पार्टी होती है और एक ये होती है, ये बेसिकली होती है। गाड़ी में जब जाएंगे, गाड़ी में अच्छी तरह बक्सेबंद गाड़ी अगर हो तो बेटर है। ऐसे अपराधी के साथ में जाएंगे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में लेके जाना चाहिए, क्योंकि किसी गाड़ी में भी कई बार अटैक हो चुका है तो वो होता है। और उसके बाद जब भी जहाँ जाएंगे इस एरिया में पहले से पुलिस मौजूद होगी, लोकल पुलिस हॉस्पिटल के साथ में, कि वहाँ पर कोई अक्सर भीड़ भाड़ वाला आदमी नहीं होगा वहाँ पर, और उसको थोड़ा पैसेंज पूरा जाने का मिला जाएगा, क्योंकि इसके बारे में इसको खुद भी। ठीक है राव सर, एक बार दर्शकों को अपडेट दे दें। IRAF की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। कसारी मसारी इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुछ ही वक्त में अतीका और अशरफ का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और डेड बॉडी इस इलाके में पहुंचेगी। कब्रिस्तान यहाँ बगल में ही है और जहां असद का सुपुर्द खाक किया गया था उसे, और आप देख भी रहे हैं ये इलाका, यहीं पे अतीक और अशरफ को दफनाया जाना है। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है, कोई मौजूद नहीं है सिवाय जिनका यहाँ काम है, यानी कि जो कब्र खोदने का काम कर रहे थे या फिर जो धार्मिक रीति रिवाज है जिनका पालन कराना होगा, इमाम होंगे, वो सारी चीजें, उसके लिए ही सिर्फ लोगों को अलाउ किया गया है। राव सर, आप कंप्लीट करिए, क्या बात कर रहे थे? जी, मैं ये बता रहा था, इस प्रकार से पूरा उस एरिया को भी सैनिटाइज किया जाएगा जहाँ लेके जाना है। जिस हॉस्पिटल में और जिस डॉक्टर के कमरे में जाना है वहाँ भी आसपास के में लोकल पुलिस का इंतजाम रहेगा, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोई भी आदमी कहीं भी किसी प्रकार से। बेसिक आइडिया ये होता है कि कोई भी ऐसे चूक ना हो कि कोई आदमी तो सिक्योरिटी घेरे को तोड़कर उसको जाकर किसी अपराधी को मारने की कोशिश कर सके, जैसा इसमें किया है। तो यहाँ पर और ऐसे भी कोई आदमी अगर है तो मान लो अप्रोच करने वाले, इसमें मीडिया लोगों ने बताया तो उनके मीडिया के ड्रेस में आए थे, तो वहां पर भी ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कोई आदमी मीडिया के वेश में भी आकर कोई भी अटैक कर सकता है। जैसे पीछे दिल्ली में आपको मालूम होगा, रोहिणी कोर्ट में वकीलों के ड्रेस में जाकर कोर्ट में जाकर उन्होंने गोली चला दी थी। तो ऐसा भी पूरी चीज संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी भी रूप में आकर कोई भी अपराधी ऐसा कोई अपराध कर सकता है। लेकिन इसमें पुलिस को फुल्ली मेंटली और फिजिकली अलर्ट रहने की सख्त जरूरत है, जो यहाँ पर शायद इसमें कमी नजर आई और ये इसका इतना भयंकर अपराध हो गया। बट फिर भी पुलिस का काम इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात मैं बिल्कुल अग्रवाल से साफ से सहमत हूँ कि उनको एक उन्होंने टेक इट गारंटी ले लिया कि हम वहां से साबरमती जेल से यहाँ पर ले आए, तब कुछ नहीं हुआ, तब क्या होगा। इसमें ये हो सकता है कि पुलिस ने लाइटली लिया हो और उसको बहुत नॉर्मली अगर वो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो उसको ऐसा किया हो। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा सीरियस इस मामले को बाद में सोचा नहीं। मैं अगर ये कहूँ, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब तक ये पुलिस की कस्टडी में रहता तब तक पुलिस को पूरा हाई अलर्ट में रहना चाहिए था, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस इनपुट भी थी और इसको खुद अपना भी एक बिल्कुल। पोस्टमार्टम हाउस से हमारे साथ संवाददाता पवन भी जुड़ चुके हैं। आप सभी बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। पल पल की अपडेट लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं।